तो दोस्तों 120 कमेंट्स जल्दी ही पूरे हो चुके हैं, इसलिए ट्राई करूँगा आज 3 वीडियोज़ अपलोड करूँ। अगर इस वीडियो पर 120 कमेंट्स पूरे हो जाएँगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि श्रेक एकेडमी ने स्नीक अटैक किया था और दोनों तरफ से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। अब आगे देखेंगे। श्रेक एकेडमी को इन दोनों लड़ाइयों में पूर्ण बढ़त मिल चुकी थी और बाकी लड़ाइयाँ भी उनके लिए बहुत कठिन नहीं थीं। कारण यह था कि श्रेक के पास दो ट्रांसेंडेंट डोलुओं के अलावा एक सैवेज बीस्ट भी था। आइस बेयर किंग लिटिल बाय ने सबसे अंत में हमला किया क्योंकि उसे अपने हमले के लिए शक्ति संचित करनी थी। जैसे ही वह हुओयुहाओ के इमिटेशन से बाहर निकला, एक भयंकर बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ और चारों ओर तबाही मचा दी। उसके नियंत्रण में ये ब्लिज़र्ड केवल ईवल ईवल सोल मास्टर्स के आसपास केंद्रित रहा और उन पर टूट पड़ा। पहले उसने आकाश से ब्लिज़र्ड बरसाकर पूरे फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को रोक दिया था। अब वह उसे ज़मीन से छोड़ रहा था और उसकी शक्ति कहीं अधिक भयानक थी। हालांकि हुओयुहाओ को डर था कि ब्लिज़र्ड शक्तिशाली न हो जाए और होली गोस्ट चर्च का सुप्रीम लीडर सचेत न हो जाए। इसलिए उसने लिटिल बाय से ब्लिज़र्ड की ताकत कम करने को कहा था। नहीं तो ये और भी भयावह होता। लिटिल बाय ने लगभग अकेले ही बाकी ईवल सोल मास्टर्स को दबा दिया। उनकी कल्टीवेशन और अल्टीमेट आइस की भयावह शक्ति के अंतर ने यह तय कर दिया कि वे ईवल सोल मास्टर्स, जो अधिकतम सोल डोलू स्तर के थे, केवल अपनी जान बचाने की कोशिश ही कर सकते थे। श्रेक एकेडमी की टीम बहुत ही अचानक प्रकट हुई थी। ईवल सोल मास्टर्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे दुश्मन सन मून एम्पायर के कैंप के मुख्य क्षेत्र में अचानक आ जाएंगे, और वो भी इतने शक्तिशाली। वे शुरुआत से ही पूरी तरह से चौंक गए थे। टैंगिया शायद सभी ईवल सोल मास्टर्स में सबसे शांत थी। नंगोंगवान के उछलकर दूर गिरते ही उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके शरीर पर गहरे नीले रंग की रोशनी चमकी और उसके चारों ओर 8 सोल रिंग्स उभर आए। उसके पास 7 काले सोल रिंग्स और एक लाल सोल रिंग था। कोई नहीं जानता था कि होली गोस्ट चर्च ने उसके सोल रिंग्स को इस तरह कैसे विकसित कर दिया था। गहरे नीले डार्क ब्लू सिल्वर वाइन्स एक के बाद एक हवा को चीरते हुए बाहर निकले और एल्डर सॉन्ग की ओर तेजी से लपके ताकि वह थर्ड एल्डर की मदद कर सके। लेकिन एल्डर सॉन्ग कितनी शक्तिशाली थी? उसका ग्रीन शैडो गॉडली ईगल विंड टाइप का था, और टांग्या के डार्क ब्लू सिल्वर वाइन्स उसके पास पहुंचने से पहले ही उसकी अदृश्य हवा की धारियों से टुकड़े टुकड़े हो गए। टांग्या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, भले ही एल्डर सॉन्ग उसे लक्ष्य न बना रही हो। जैसे ही तांग्या अपनी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल छोड़ने वाली थी, उसने अचानक देखा कि उसके सामने एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ। उस व्यक्ति का पूरा शरीर बिजली की धारियों से चमक रहा था। एक ऐसा पुरुष जो भावनाओं और जुनून से भरा हुआ था। वह पूरी ताकत से हमला करने ही वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जब उसने उस आदमी को देखा तो वह जम सी और अपनी अगली सोल स्किल का प्रयोग नहीं किया। शाओ बे बे की आवाज कांप रही थी, जैसे कोई सिसक रहा हो। चांग्या को देखते ही वह अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। चांग्या अभी पहले जैसी ही खूबसूरत थी, लेकिन अब उसमें वो जीवंतता और जोश नहीं था। वह मानो एक मूर्ति थी, एक चलते फिरते शव की तरह। ह्यूहाओ पहले ही तंग्या की ये अवस्था देख चुका था, लेकिन उसने कभी बेई बेई को नहीं बताया क्योंकि वह जानता था कि बेई बेई को बहुत दुख होगा। अब बेई बेई खुद देख रहा था और उसका दिल दर्द से कसने लगा। शाओया, मैं बेई हूँ। क्या क्या तुम्हें मेरी याद है? आंसू उसके गालों पर बेकाबू होकर बह निकले। भले ही वह अपना मार्शल सोल सक्रिय कर रहा था, लेकिन उसमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। उसका पूरा शरीर थांगिया के सामने कांप रहा था। एक सच्चे पुरुष के लिए आंसू बहाना आसान नहीं होता। शाओया के गायब होने के बाद से ही बेई बेई ने दिल में अथाह पीड़ा झेली थी। वह मानता था कि थांगिया के होली गोस्ट चर्च के हाथों में पड़ने के लिए वही जिम्मेदार है। उनकी पिछली मुलाकात प्रतियोगिता के मंच पर हुई थी। जब थांगिया ने अपनी ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर से उसे भेद दिया था, तब वह वास्तव में मर जाने को तैयार था। वह चाहता कि वह थांगिया की बाहों में मर जाए। वह तैयार था बस उसी की बाहों में। अब यह उनकी दूसरी मुलाकात थी, अंतहीन सैनिकों के बीच अंधेरी रात में। बेबे टांगिया को घूर रहा था, जो अब एक जोम्बी जैसी लग रही थी, और वह अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। टांगिया ने भी बेबे को देखा, जिसके चेहरे पर आंसू की धारें बह रही थीं। वह कुछ पल के लिए ठिठक सी गई, लेकिन उसका हाथ अब भी धीरे धीरे बेबे की ओर उठ रहा था।
अगले ही क्षण उसकी आंखें ठंडी पड़ गई और असंख्य नीले साए बेबे की ओर झपट पड़े। बेबे वहीं खड़ा रहा बिना हिले। उसे अब भी यकीन नहीं था कि टांग्या उसे नुकसान पहुंचा सकती है। क्या कर रहे हो बेबे? सुसंशी ने चौंकर चिल्लाया और अगले ही क्षण उसके सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी। एक विशाल शील्ड ने बेबे को रख लिया और उन सभी नीली लताओं को रोक दिया जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। बेबे का शरीर कांपा। उसने पीछे मुड़कर सुसेंशी की ओर देखा जो उसकी ओर भाग रहा था। मत दखल दो सेंशी, मुझे नहीं लगता शौया मुझे चोट पहुंचाएगी। सुसेंशी गुस्से में बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि उसका दिमाग पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है? हमें तुरंत निकलना होगा। लिटिल जूनियर ब्रदर ज्यादा देर तक यह स्थिति संभाल नहीं पाएगा। तुम यहाँ क्या रोमांटिक नाटक कर रहे हो? अगर तुम सच में शौया को वापस लाना चाहते हो तो पहले सबको सुरक्षित लौटने दो। क्या तुम समझ नहीं रहे कि तुम्हारी ये भावुकता सबकी जान ले सकती है? शुसेंशी बोलते हुए रुका नहीं। उसका श्वानवू शील्ड एक दीवार जैसा बन गया जिसने टांग्या के डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के सभी हमलों को रोक लिया। भले ही टांग्या अब 8 सोल रिंग्स वाली सोल दुलू थी, लेकिन सुसेंशी की शक्ति अब स्पिरिट फ्यूजन के बाद कई गुना बढ़ चुकी थी। उसका गोल्डन टॉर्टस उसके पास मंडरा रहा था और एक के बाद एक सुनहरी लहरें छोड़ रहा था जो उसके शनु शील्ड की शक्ति को बढ़ा रही थी। सुसंशी की डांट सुनकर बेबे कुछ पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर थोड़ी समझदारी लौट आई। उसने कहा, माफ करना, मैं गलत था। ये कहते हुए वह तेजी से शील्ड के पीछे से बाहर आया और सुनहरी बिजली के बीच ठंगया की ओर झपटा, अपना रेडिएंट होली ड्रैगन छोड़ते हुए। बेबे ने थंडरस ड्रैगन क्लॉ अपनी पहली सोल स्किल और साथ ही विगरस थंडरबोल्ट दूसरी सोल स्किल का उपयोग किया। हजारों बिजली की धारियां आसमान में फैल गई और डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास को काटने लगी। एक सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ सुंदर सफेद घोड़ा बेबे के सामने प्रकट हुआ और उसी क्षण बेबे का शरीर ड्रैगन स्केल से ढक गया। यह उसका स्पिरिट हेवनली ड्रैगन हॉर्स था। पहले जब बेबे ने हेवनली ड्रैगन हॉर्स से स्पिरिट फ्यूजन की थी, उसका ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन विकसित होकर रेडिएंट होली ड्रैगन बन गया था। स्पिरिट के आने से उसकी शक्ति मार्शल सोल ट्रू बॉडी के समान स्तर तक पहुंच गई थी। टांग्या की आंखें शुरू से अंत तक ठंडी थीं। उसने अपने बाएं हाथ से हवा में पकड़ बनाई और उसकी ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर धीरे धीरे आकार लेने लगी। फिर उसने अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाया और एक विशाल नीला काला जाल उसके सामने फैल गया। उसने बेबे के थंडरस ड्रैगन क्लॉ को रोक दिया। वह जाल हवा में फैलता गया और तेजी से बढ़ता गया, जो बेबे की सुनहरी बिजली का सामना कर सकता था। बेबे ने जमीन पर जोर से पैर पटका। उसके शरीर की बिजली और तेज चमकी। ये उसकी तीसरी सोल स्किल थी, थंडरस फ्यूरी। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे सुनहरी लहरें फैल गई। उसने ड्रैगन एम्परर्स रेल्म क्वेक का उपयोग किया और उसकी आभा अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच गई। यही कारण था कि बेबे ने मार्शल सोल ट्रू बॉडी का उपयोग नहीं किया। अगर वह करता तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती, लेकिन ड्रैगन एम्परर्स रेल्म क्वेक केवल ड्रैगन एम्परर डिमोनिक रप्चर के साथ ही अपनी पूर्ण शक्ति पर काम करता है। मार्शल सोल ट्रू बॉडी में इतनी सूक्ष्म नियंत्रण क्षमता नहीं होती और सबसे बढ़कर वह टांग्या को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। विशाल ड्रैगन क्लॉज इन्हीं और जाल पर प्रहार किया, लेकिन जाल सिकुड़कर उस पर लिपट गया और उसे पूरी तरह जकड़ लिया। बेबे ने दांत भींचे और जोर से दोनों ओर खींचा। आ, उसने महसूस किया कि यह जाल बेहद चिपचिपा और मजबूत था। उसकी सारी शक्ति लगने के बाद भी वह इसे फाड़ नहीं पाया। साथ ही जाल में नीले काले नुकीले कांटे थे, जो गहरे अंधकार की ऊर्जा छोड़ रहे थे और उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसके रेडिएंट होली ड्रैगन की स्किल्स न होती तो वह उन कांटों से घायल हो गया होता। लेकिन बेबे आखिर एक शक्तिशाली सोल सेज था। हेवनली ड्रैगन हॉर्स की सहायता से उसने ड्रैगन एम्परर डिमोनिक रप्चर का प्रयोग किया और आसमान में चमकदार सुनहरी रोशनी फट पड़ी। शुद्ध प्रकाश की ऊर्जा ने वह जाल दो हिस्सों में फाड़ दिया। उसने उन दोनों टुकड़ों को दूर फेंक दिया, जो उड़कर दो इविल सोल मास्टर्स पर जा गिरे। फिर भी बेबे को महसूस हुआ कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। टांग्या की ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर अब पूरी तरह बन चुकी थी और उसकी नोक सीधे उसी की ओर इशारा कर रही थी। टांग्या उस मुद्रा में थी जैसे वह उसे फेंकने वाली हो। उस पल बेबे की निगाहों में सिर्फ टांग्या थी। उसे अब भी वह प्रतियोगिता वाला दृश्य याद था जब टांग्या ने इसी स्पीयर से उसे भेदा था। उसने तब भी बचने की कोशिश नहीं की थी।
बल्कि अपने खून और प्रेम से ठेंगया तक अपनी भावनाएं पहुंचाने दी थीं। उसे लगा था कि ठेंगया ने उस समय उसके पुकारने से अपनी यादों का कुछ हिस्सा वापस पा लिया था। अब फिर वही स्थिति थी। बेबे के मन में ढेरों भावनाएं उमड़ आईं जब उसने ठंगया की ओर बढ़ती उस स्पीयर को देखा। ठंगया ने अपने हाथ में ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर थाम रखी थी और उस व्यक्ति को घूर रही थी जिसने अभी अभी उसका स्पाइडर वेब बाइंडिंग फाड़ा था। वह कुछ पल के लिए ठिठकी और उसकी ठंडी आंखों में झिझक की एक छिलमिलाहट उभरी। सुसंशी एक कदम में बेबे के पास पहुंच गया। उसे तंगिया की स्पीयर से डर नहीं था, उसका स्वानवू शील्ड तैयार था। संशी, बेबे अचानक गर्जा। क्या? सुवेबे ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करो। सुसंशी कांप उठा और गंभीरता से बोला, बेबे। बेबे ने धीमे स्वर में कहा, मुझ पर भरोसा करो। सुसंशी ने गहरी सांस ली। उसने अपने सुनहरे श्वानवू शील्ड को कसकर पकड़ा और एक कदम पीछे लिया, लेकिन वह युद्धभूमि से हटा नहीं। आइसबेयर किंग लिटिल बाय पूरे युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा था। संख्या में कम होने के बावजूद श्रेक एकेडमी के योद्धाओं को पूरा पलड़ा भारी था। टैंक सेक्ट में सबसे भयावह जीजेचन और ये गाय थे। जीचन की जजमेंट सोर्ड से निकलने वाली सोर्ड इंटेंट इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी हर तलवार इविल सोल मास्टर्स के लिए एक भयावह सपना थी। ये गाय की स्थिति और भी बेहतर थी। उसका मार्शल सोल होली एंजल था और उसका प्रकार लाइट नहीं बल्कि होली टाइप था। हर बार जब वह किसी इविल सोल मास्टर को मारती, उसकी आभा और अधिक प्रबल हो जाती, और यहाँ वह एक सामान्य सोल सेज की शक्ति से भी आगे निकल चुकी थी। ये गाय का मार्शल सोल पूरे टांग सेक्ट में सबसे शक्तिशाली सोल्स में इसमें से एक था। केवल मार्शल सोल्स की बात करें तो उसका मार्शल सोल शायद हो युहाओ के किसी भी मार्शल सोल से भी अधिक शक्तिशाली था। होली एलिमेंट अत्यंत दुर्लभ था। ये ईविल से लड़ने के लिए ही जन्मा था। एक होली एंजल हर ईविल प्राणी को मारकर और भी अधिक शक्तिशाली बनता जाता है। ये गाय ने अभी अभी एक ईविल सोल एम्परर को मार डाला था। उसका मार्शल सोल धूल बनकर मिट गया। इस एक हत्या से उसे उतना लाभ मिला जितना उसे स्वयं अभ्यास करके 3 महीने में मिलता। सामान्य दिनों में ईविल आत्माएं मिलना कठिन था, लेकिन होली गोस्ट चर्च उसके लिए सबसे उपयुक्त विरोधी थी। लगभग हर इविल सोल मास्टर की शक्ति उसकी होली एंजल के सामने कमजोर पड़ जाती थी। लाइट एलिमेंट इविल को दबा सकता था, लेकिन उतना नहीं जितना होली कर सकता था। इविल सोल मास्टर्स ने लाइट के विरुद्ध उपाय तो खोज लिए थे, लेकिन होलीनेस के विरुद्ध वे लगभग असहाय थे। होलीनेस उनकी प्राकृतिक कमजोरी थी। यह हमेशा इविल पर हावी रहता है। यही कारण था कि होलीनेस सबसे शक्तिशाली तत्व माना जाता है। इसका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं, जबकि ये इविल और डार्कनेस दोनों को नष्ट कर सकता है। एक एक अवेंजिंग स्पिरिट ये गे के सामने उड़ती हुई आई। अगर वह कोई साधारण सोल एम्परर होती, तो उसे एक इविल सोल मास्टर का सामना करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता। अगर वह थोड़ी सी भी लापरवाह होती तो उसकी स्पिरिचुअल सी प्रभावित हो सकती थी। लेकिन ये गाई के सामने आते ही उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूटी और वह अवेंजिंग स्पिरिट दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। प्यूरिफिकेशन की शक्ति ने उस अवेंजिंग स्पिरिट को इगाई के शरीर में खींच लिया, जिससे उसकी शक्ति पुनः प्राप्त हुई और उसकी कल्टिवेशन बढ़ गई। इस कारण से आइसबेयर किंग की रक्षा के तहत ये गाई की लड़ाई की शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई। वह हर इविल सोल मास्टर के लिए एक दुस्वप्न बन गई थी। हुआ ने पहले उसे बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाला था, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से इविल सोल मास्टर्स को दबा सकती थी। जैसे जैसे ये गाय की क्षमताएं बढ़ीं, वैसे वैसे उसकी डिटरेंस शक्ति भी और अधिक प्रबल हो गई। ये गाय पहले से ही सोल सेज बनने के करीब थी। इस लड़ाई के बाद उसे विश्वास था कि वह ब्रेक थ्रू करके सोल सेज बन जाएगी। जब ऐसा होगा तो उसका होली एंजल 4 पंखों वाला हो जाएगा और उसकी समग्र शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होगी। तब उसे किसी इविल सोल दुलो से भी डर नहीं रहेगा। ननचुक्यू उसके पास ही थी और उससे समन्वय कर रही थी। ये गाय का होली एंजल इविल सोल मास्टर्स के विरुद्ध सबसे प्रभावी था, जबकि ननचुक्यू अपने रूबी ड्रैगन्स एनाहिलेशन कौशल का उपयोग करके उसकी रक्षा कर रही थी, जिससे ये गाय अपनी आक्रामक शक्ति को पूरी तरह से प्रकट कर सके। केवल नानचूचू ही नहीं, शाओ शाओ भी ये गाय की रक्षा कर रही थी। उसका 3 लाइव्स सोल क्रश कॉल्ड्रन एक कंट्रोल टाइप मार्शल सोल के रूप में उपयोग किया जा रहा था, ताकि ये गाय को उनके दुश्मनों से अलग रखा जा सके। इससे बहुत अधिक शत्रु सीधे उसके सामने नहीं आ पाते थे और ये गाय अपनी क्षमताओं को और प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाती थी।
इन तीनों के अलावा बाकी सबने भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। जंग ननन की क्षमताएं रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन स्पिरिट के साथ फ्यूजन के बाद बहुत बढ़ गई थीं। इस समय एक 3 मीटर लंबा पाइथन युद्ध भूमि पर हंगामा मचा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसमें वही क्षमताएं थीं जो जंग ननन के पास थीं। केवल इतना ही उस यूसेंशी के गोल्डन टॉर्टोइस जितना शक्तिशाली बना रहा था। इस समय जंग ननन ने अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी सक्रिय कर लिया था, लेकिन वह सॉफ्ट बोन रैबिट नहीं था। उसने अपने ट्रू बॉडी को रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन के साथ मिला लिया था, जिससे उसकी स्पिरिट की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसने युद्ध भूमि पर अपने पाइथन के आकार का उपयोग करके दुश्मनों को बिखेर दिया, जिससे ईवल सोल मास्टर्स एकत्र नहीं हो पाए। शाओया बेबे ने टांगिया को पुकारा, जिसने पहले ही अपना ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर उठा लिया था। टांगिया का शरीर कांपा। वह पहले से ही कुछ हिचकिचा रही थी। बेबे की आवाज़ सुनकर उसकी क्रियाएं और धीमी हो गई। बेबे ने अपना ड्रैगन एम्परर्स रेल्म क्वेक हटा दिया और धीरे धीरे टांगिया की ओर चलने लगा। हर कदम के साथ उसका शरीर थोड़ा मध्यम होता गया। 3 कदम बाद उसके ड्रैगन स्केल्स पूरी तरह गायब हो गए और उसका मार्शल सोल भी वापस ले लिया गया। अब वह अपने वास्तविक रूप में था। मैं बेबे हूँ, क्या तुम्हें याद है मुझे? बेबे छांगया की ओर चलता गया। सू संशी ने अपना गोल्डन स्वानु शील्ड कसकर पकड़ा और अचानक अपने शरीर के आर पार घुमाया। उसका शील्ड उड़कर कुछ इविल सोल एम्पर्स से टकराया जो आगे बढ़ रहे थे। वह बेबे को लेकर चिंतित था, लेकिन इस समय वह उसे रोक नहीं सकता था। पहले ही क्षण में उसने बे की आंखों में दृढ़ संकल्प देख लिया था। इतने करीब होने के बावजूद यह पहली बार था जब उसने उसकी आंखों में ऐसा संकल्प देखा। उसे पता था कि बीबे ने मन बना लिया है, किसी भी स्थिति में उसे कोशिश करनी ही है। एक भाई के रूप में वह उसे रोक नहीं सकता था। अगर जंग ननन के साथ ऐसा कुछ होता तो वह भी यही करता। बेबे आगे बढ़ो, सुसंशी ने मन ही मन कहा और अपनी नजर टांगिया पर केंद्रित कर ली। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह तुरंत बेबे को बचाने दौड़ पड़ेगा। टांगिया थोड़ी विचलित सी खड़ी थी। उसके पैरों के चारों ओर अब भी बहुत सारा काला ब्लू सिल्वर ग्रास लहरा रहा था, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। उसके हाथ में पकड़ा ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर नीली रोशनी से चमक रहा था, इतना शक्तिशाली कि ऐसा लगता था मानो वह आकाश को भेद सकता हो। लेकिन उसने उसे बेबे की ओर नहीं धकेला। बेबे लगातार आगे बढ़ता गया। उसकी नजरें और भी कोमल हो गई और उसके शरीर से सोल पावर की कोई हलचल तक महसूस नहीं हो रही थी। शाओया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? तुम मेरी शाओया हो, हमेशा रहोगी। अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो। मैं तैयार हूं, भले ही मेरा खून तुम्हारे शरीर पर गिर जाए। मुझे मत छुओ। तंग्या अचानक चिल्लाई। यह पहली बार था जब उसने युद्ध के मैदान पर आवाज निकाली थी। उसकी आवाज अब उतनी ठंडी और निष्ठुर नहीं थी। उसमें डर और घबराहट झलक रही थी। उसकी आवाज सुनकर शूसंशी ने राहत की सांस ली। तंग्या की भावनाएं बेबे को देखकर जाग उठी थी। इसका मतलब था कि वह अब भी उसकी यादों में कहीं थी। बेबे ने उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। वह पहले से ही उसके बहुत पास था और अब लगभग उसके सामने पहुंच गया था। मुझे मत छुओ। थंगिया की आवाज और तेज हो गई। उसकी ठंडी आंखों में झिझक और संघर्ष छलक रहा था। शाया, मैं बेबे हूं। वह उसका नाम ऐसे पुकार रहा था जैसे अपनी पत्नी का नाम पुकारता हो। आखिरकार वह उसके ठीक सामने था। टैंगिया ने भाले को नहीं हटाया। उसका हाथ कांप रहा था। बेबे ने रुकने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाया और स्पीयर की नोक उसके कंधे में धंस गई। उसके सिरे पर लाल रंग दिखाई दिया, जो धीरे धीरे स्पीयर के काले पैटर्न के साथ फैल गया। टेंगिया के कल्टीवेशन बढ़ने के साथ वह स्पीयर खून सोख सकता था, और जब वह खून सोखता था तो उसमें मौजूद अंधेरे विष तत्व डार्क पॉइजन एलिमेंट्स दुश्मन के शरीर में मिल जाते थे। बेई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही कोमलता थी। स्पीयर की नोक उसके कंधे में धंसते देख टांगिया स्तब्ध रह गई, जैसे वह किसी अविश्वसनीय दृश्य को देख रही हो। बेई ने एक और इंच आगे कदम बढ़ाया। अब स्पीयर और गहराई तक धंस गया। शुरू से अंत तक बेई के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था, बस वही कोमलता थी। शाओया, मैं बेई हूं, उसने धीरे से दोहराया। तंगिया अचानक चीख पड़ी और घबराकर स्पीयर छोड़ दिया। जैसे ही उसने सोल पावर छोड़ी, स्पीयर तुरंत गायब हो गया। नीली रोशनी की लहरों में बदलकर हवा में विलीन हो गया। थंगया के पैरों के चारों ओर का ब्लू सिल्वर ग्रास भी गायब हो गया। उसका चेहरा बेहद पीला था और उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया।
मेरा सिर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। बाई बाई ने अपने कंधे के दर्द को सहते हुए आगे बढ़कर थंगया को अपनी बाहों में भर लिया। हालांकि थंगया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और उससे अंधकार की तीव्र आभा निकल रही थी, लेकिन बेबे की बाहों में आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कितने साल हो गए थे जब से थंगया गुम हुई थी। यह पहला मौका था जब वह उसे फिर से अपनी बाहों में ले सका। शाओया, तुम्हें पता नहीं कि मैं अभी कितना खुश हूं। चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बेबे को सफल होता देख संची बहुत खुश हुआ। अम, वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा और फुसफुसाया, ठीक है, अब जल्दी निकलो ताकि हम लिटिल जूनियर को भी जाने के लिए कह सकें। बेबे ने उसकी ओर देखा और जल्दी से सिर हिलाया। फिर उसने तांगया को उठाया और मैस्करेड डोलुओ के तंबू की ओर भाग गया। स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन का द्वार पहले से खुला हुआ था। सन मून एम्पायर के कमांड टेंट में इंपीरियल ट्यूटर और होली गोस्ट चर्च के नेता जोंगली वू मुख्य आसन पर बैठे थे। लिनहाई भी उनके बगल में था। कई आदेश पहले ही भेजे जा चुके थे और पूरा बेस युद्ध में व्यस्त था। जोंगली वू का चेहरा गंभीर था। लिनहाई के अलावा सनमून एम्पायर के कई और कमांडर भी तंबू में मौजूद थे। जोंगली वू और होली गोस्ट चर्च के वर्शिप हॉल के 6 कॉन्सेक्रेटेड के वहां होने के कारण सभी लोग डरे हुए थे। इतनी देर हो गई और कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तुम्हारे सैनिक क्या कर रहे हैं? जोंगली वू ने लिनहाई से पूछा। लिनहाई ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफी समय हो गया है। दूतों को लगातार सूचनाएं भेजनी चाहिए थी। पहले आदेशों की श्रृंखला जारी होने के बाद से तंबू शांत हो गया था। वे कुछ देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई संदेशवाहक नहीं आया था। आखिर युद्ध बिना आदेशों के कैसे चल रहा था? ओह! जोंगलीवू का चेहरा अचानक बदल गया। वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ गड़बड़ है। बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? भले ही कमांड टेंट आवाज को रोक लेता हो, लेकिन कुछ न कुछ हलचल तो होनी चाहिए थी। चलो, बाहर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वह बाहर निकल पड़ा। स्वाभाविक रूप से कोई संदेशवाहक नहीं आया था, क्योंकि मैस्करेड डोलू बाहर ही था। स्पिरिचुअल बैरियर तैयार करने के बाद होयुहाओ पहले ही 3 समूह संदेशवाहकों को रोक चुका था। वह बैरियर बाहर की सारी आवाजें रोक रही थी और उन तीनों समूहों को उसने अपने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की मदद से कमांड टेंट के पास की एक अंधेरी जगह में फंसा दिया था। वे सब बेहोश थे। तंबू का पर्दा खुला और जोंगली वू सबसे पहले बाहर निकला। उसे बाहर आते देख होयुहाओ चौंक गया। दूसरी तरफ का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। सभी साथी पीछे नहीं हटे थे। होयुहाओ जानता था कि अब हर सेकंड कीमती था। जितना समय वह खींच सकेगा, उसके साथियों की सुरक्षा उतनी ही बढ़ेगी। बेबे अभी अभी शाओया को उठा चुका था और अपने तंबू की ओर लौटने ही वाला था। हुओयुहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया था। उसे हर एक बात का पता था कि कहाँ क्या हो रहा है। अचानक उसे कुछ ध्यान आया और वह तेजी से 2 कदम आगे बढ़ा। वह घबराकर चिल्लाया, सेक्ट लीडर, स्थिति ठीक नहीं है। हम श्रेक एकेडमी के लोगों के घात में फंस गए हैं। हालांकि वह चिल्ला रहा था, लेकिन साथ ही उसने जोंगली वू का रास्ता भी रोक लिया। क्या? तंबू से बाहर निकलते ही जोंगली ने कुछ गड़बड़ महसूस की। ये हवा में इतनी अजीब सोल पावर की लहरें कैसी हैं? मैंने इन्हें पहले क्यों नहीं महसूस किया? लेकिन इस समय उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सभी कॉन्सेक्रेटेड मेरे साथ चलो और दुश्मन से निपटो। उसी क्षण एक तीव्र ब्लिजर्ड अचानक चारों ओर छा गई। होयुहाओ के आदेश पर आइस बेयर किंग अब तक अपनी शक्ति दबाकर रखे हुए था। उसने ब्लिजर्ड को पूरी ताकत से नहीं छोड़ा था, लेकिन अब ब्लिजर्ड का क्षेत्र अचानक फैल गया। दृश्यता बहुत कम हो गई, जिससे होली गोस्ट चर्च के सेक्ट लीडर और कॉन्सेक्रेटेड किसी चीज को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। इतना शक्तिशाली डोमेन टाइप सोल स्किल होने के कारण उनकी सोल पावर सेंसिंग भी अत्यंत कमजोर हो गई। जोंगली वू ने क्रोध में दहाड़ लगाई और अपना दायां हाथ आगे फेंका। उसकी हथेली से गहरी बैंगनी रोशनी की एक गेंद निकली। वह रोशनी हवा में फैलकर गहरे बैंगनी गोले बना ली और जहां जहां से वे गुजरे, वहां बर्फ के फाहे पिघलकर गायब हो गए। वह ब्लिजर्ड की परवाह किए बिना सीधा युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसे अपने टाइटल्ड डुलुओ होने पर पूरा भरोसा था। दूसरी ओर श्रेक एकेडमी के सभी लोग तुरंत भागने लगे जब उन्होंने बेबे को शाओया को उठाकर ले जाते देखा। एल्डर सॉन्ग ने अपनी हथेली से थर्ड एल्डर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर खून उगलने लगा। लेकिन वह उसे मारने के लिए नहीं रुकी, बल्कि एक हरे जेड रंग की रोशनी में बदलकर तुरंत आगे बढ़ी, सीधा जोंगलीवू की ओर।
यदि आने वाले होली गोस्ट चर्च के सदस्य नहीं रोके गए तो उनका भागना असंभव हो जाता। याओजे की छठी सोल रिंग चमकी। वाह। और एल्डर सॉन्ग थर्ड और फोर्थ एल्डर को जल्दी खत्म नहीं कर सके थे क्योंकि वे अपनी शक्ति दबाए हुए थे। वे बहुत शक्तिशाली सोल पावर की लहरें नहीं छोड़ सकते थे ताकि जोंगली वू को कुछ पता न चले। होयुहाओ शोर और सोल पावर के उतार चढ़ाव को अलग कर सकता था, लेकिन अगर जमीन पर बहुत तेज कंपन होता तो सच्चाई उजागर हो जाती। लेकिन अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। यनशाओजे ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। एक चमकदार सुनहरी फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और फोर्थ एल्डर से टकराई। उसी समय वह सीधा आगे उड़ते हुए उन इवल सोल मास्टर्स की ओर बढ़ी जो टैंग सेक्ट के लोगों को घेर रहे थे। वो इवल सोल मास्टर्स पीछे हटे और टैंग सेक्ट के लोग इस मौके का फायदा उठाकर सीधे होयुहाओ के तंबू की ओर भागे। यन शाओजे एल्डर सॉन्ग के तुरंत पीछे था। वह सुनहरी फिनिक्स की पीठ में विलीन हो गया और अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को सक्रिय कर लिया। उसकी नौवीं सोल रिंग चमक उठी। जी, एक गूंजदार तीखी फिनिक्स की चीख आसमान में गूंज उठी। यनशोजे का फिनिक्स ट्रू बॉडी आकार में बहुत विशाल हो गया। उसके पंख 100 मीटर से अधिक तक फैल गए। शक्तिशाली फिनिक्स फ्लेम्स उठीं और जमीन की ओर बरसने लगीं। हर एक लौ एक फिनिक्स के आकार की थी। प्रकाश की इतनी शक्तिशाली लहरें फैलीं कि लिटिल बाय का ब्लिजर्ड भी क्षण भर के लिए गायब हो गया। अब पहले जो आकाश अंधकारमय था अब पूरी तरह सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। एक उज्ज्वल सुनहरी आग जल रही थी और आसमान में वह रेडिएंट फीनिक्स एक अद्भुत चमक बिखेर रही थी। ये एनशोजे का नौवां सोल स्किल था, फीनिक्स डिसेंट। ये उसकी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल थी। इस क्षण वह एक सच्चे गॉड बीस्ट फीनिक्स में बदल गया प्रतीत हो रहा था। प्रकाश के शक्तिशाली तत्व ने जोंगली वू और छह कॉन्सेक्रेटेड को दबा दिया, उन्हें कुछ क्षण के लिए रोक दिया, बस इतना समय कि फीनिक्स की लपटें उन्हें घेर सकें। जोंगली वू और अन्य लोग बैटलफील्ड पर हो रही गड़बड़ी देखकर घबराकर बाहर आए थे, जबकि यन शाओजे को हो युहाओ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। वह पहले से तैयार था और उसने बिना झिझके अपनी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल छोड़ दी। एल्डर सॉन्ग का शरीर भी हरे प्रकाश से चमक उठा। यन शाओजे के रूपांतरित होने से पहले ही वह अपने ग्रीन शैडो गॉडली ईगल में बदल चुकी थी। जब फीनिक्स डिसेंट प्रकट हुई तो वह गॉडली ईगल आकाश में चमकी, इतनी तेज कि होयुहाओ को बस एक हरी चमक दिखाई दी और फिर एक जेड सी हरी किरण उभर आई। अब ग्रीन शैडो गॉडली ईगल किसी मार्शल सोल जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे जेड से तराशी गई कोई दिव्य मूर्ति हो। उसकी गति इतनी बढ़ गई कि वह पलक झपकते जोंगलीवू तक पहुंच गई। जोंगलीवू के पास मार्शल सोल ट्रू बॉडी सक्रिय करने का समय नहीं था। वह मजबूर होकर अपनी पूरी शक्ति से बचाव करने लगा। ऐसी स्थिति में एल्डर सॉन्ग की क्षमताएं अपने चरम पर थीं। फीनिक्स ट्रू बॉडी की आग से जूझते हुए इवल सोल मास्टर्स पर उसके प्रहार ने सातों को उछालकर फेंक दिया। यह एल्डर सॉन्ग की नौवीं सोल स्किल थी, एमरल्ड रिफाइनमेंट। जोंगली वू की कल्टिवेशन एल्डर सॉन्ग के करीब थी, लेकिन वह एक इवल सोल मास्टर था। अगर यह एक सीधी लड़ाई होती तो एल्डर सॉन्ग केवल गति के बल पर उससे लड़ पाती और शायद जीत नहीं पाती। लेकिन इस स्थिति में जोंगली वू भले ही घायल नहीं हुआ, फिर भी वह जोर से पीछे फेंक दिया गया। हुओयुहाओ ने लपटों के बीच एक दुखद चीख निकाली और गायब हो गया। आखिर ये लपटें एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ की शक्ति से उत्पन्न हुई थीं। इनकी भयानक ताकत एक सामान्य टाइटल्ड डोलुओ को भी मार सकती थी। टंग सेक्ट के सभी सदस्य इस अवसर का लाभ उठाकर हुओयुहाओ के तंबू में पहुंच गए। वे ब्लिजर्ड में छिपते हुए हुओयुहाओ के स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में प्रवेश कर गए। अचानक आग के बीच से एक सफेद आभा फैली, मैस एनफीबलमेंट। चारों ओर की जगह उसकी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन से विकृत हो गई। जोंगलीवू वापस उड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि एक प्रबल स्पिरिचुअल शक्ति की लहर उस पर आ रही है। वह हवा में कराहा और उसका शरीर बैंगनी प्रकाश से जगमगा उठा, लेकिन उसका शरीर बस कांप कर रुक गया। युहाओ, निकल जाओ, यनशौज ने आदेश दिया। युहाओ जानता था कि इस स्तर की लड़ाई में वह बेबस है। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली स्पिरिचुअल शॉक से जोंगलीवू पर प्रहार किया, लेकिन उसे केवल एक तीव्र स्पिरिचुअल बैकलैश महसूस हुआ। वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत भाग निकला। उसी समय उसने नंगोंग वन से कहा, जो मरने का नाटक कर रहा था, तुम्हारे स्पिरिचुअल सी में जो प्रतिबंध है वे 3 दिनों बाद स्वतः मिट जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नंगोंग वान, जो खुद को गिरा हुआ दिखा रहा था, ने और वास्तविक दिखाने के लिए जानबूझकर अपनी कुछ हड्डियां तोड़ ली थीं। हुयो की बात सुनकर उसने विश्वास कर लिया। अगर वह और पूछताछ करता तो उसकी सच्चाई उजागर हो सकती थी।
हुईहाओ ने आइसबेयर किंग को बुलाया और जल्दी से तंबू में लौट आया। पीछे से हरी जेड रोशनी की एक किरण चमकी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका शरीर हल्का हो गया हो और वे तंबू में प्रवेश कर गए। जल्दी करो, जाओ। एल्डर सॉन्ग की आवाज़ आई। नहीं एल्डर सॉन्ग, पहले आप और लिटिल बाय निकल जाइए। मैं डीन का इंतज़ार करूंगा। मुझे ये द्वार खुद बंद करना होगा। अगर मैं चला गया तो यह उजागर हो सकता है। एल्डर सॉन्ग बोली, चिंता मत करो। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाओज के पास निकलने का तरीका है। पहले हम निकलते हैं। जल्दी। क्या? हुईहाओ चौंक गया, लेकिन एल्डर सॉन्ग पर शक नहीं कर सका। वहाँ और देर नहीं कर सकता था और तुरंत लिटिल बाय के साथ दरवाजे के भीतर चला गया। एल्डर सॉन्ग भी उनके पीछे आई। डेमीप्लेन में प्रवेश करते ही उसने होया से कहा, दरवाजा बंद करो। डीन यन। हुईहाओ स्तब्ध रह गया। क्या हमें डीन यान का इंतजार नहीं करना चाहिए? एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो। शाओजे सच में निकलने का उपाय रखता है। क्या तुम सोचते हो कि मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डीन बनना इतना आसान है? वह भी तुम्हारे जैसे ही शिक्षक का शिष्य है। अगर वह सक्षम नहीं होता तो सी गॉड्स पेविलियन के मास्टर का उत्तराधिकारी कैसे बनता? होयुहाओ ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही द्वार बंद हुआ, पूरा डेमीप्लेन डुलू कॉन्टिनेंट से अलग हो गया। अब इवल सोल मास्टर्स चाहे जो शक्तिशाली हो, वे उन्हें ढूंढ नहीं सकते थे। हालांकि यदि हुयुहाओ और बाकी लोग वापस लौटना चाहें तो उन्हें बेस पर ही लौटना होगा। लेकिन तब केवल वही जाएगा। उसके लिए भाग निकलना आसान होगा। अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेहतर यही था कि पहले हालात शांत हो जाएं। वो युहाओ की योजना में यान शाओजे ने खुद आगे बढ़कर रिट्रीट को कवर करने का प्रस्ताव दिया था। हो युहाओ जानता था कि डीन कितना शक्तिशाली है। ये व्यवस्था उचित थी, लेकिन चीज़ें योजना के अनुसार इतनी सहज नहीं चली। विस्फोट के बाद होली गोस्ट चर्च के सेक्ट लीडर ने किसी को जांचने नहीं भेजा। ये बात होयुहाओ के लिए अप्रत्याशित थी। उसने इवल सोल मास्टर्स की स्वार्थपरता को कम आंका था। कमांड टेंट युद्ध क्षेत्र के बहुत पास था। सेक्ट लीडर ने फिर भी खतरे को महसूस कर लिया। इस स्थिति में हुयुहाओ के लिए पीछे से रक्षा करना बहुत खतरनाक था। वह यहाँ तक डर रहा था कि नंगंगवान उसकी मैस्करेड डुलुओ वाली भेष को उजागर कर दे। लेकिन अगर बाकी सभी सुरक्षित निकल जाएं, तो सब ठीक रहेगा। हालांकि किसे पता था कि यान शाओजे बाहर नहीं निकलेगा। योजना लगभग परिपूर्ण थी, बस एक कमी रह गई। यान शाओजे उनके साथ नहीं गया। अब होयुहाओ को एल्डर सॉन्ग के चेहरे पर मुस्कान देखकर लगा कि डीन यान के पास जरूर कोई छिपा ट्रम्प कार्ड होगा। ब्लिजर्ड गायब हो गया, लेकिन फीनिक्स की ज्वालाएं अब भी धधक रही थीं। पूरा आकाश स्वर्णाभा से चमक रहा था। सन मून एम्पायर के फ्लाइंग सोल इंजीनियर्स तेजी से इस दिशा में इकट्ठे हो रहे थे। यही वह स्थान था जहां कमांड टेंट था, पूरे बेस का केंद्र। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा। यन शाओजे का फीनिक्स डिसेंट जोंगली वू और 6 कॉन्सेक्रेटेड पर जबरदस्त रूप से हावी था और वे अब भी उसकी ज्वालाओं से निकल नहीं पा रहे थे। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।